आप सभी को नमस्कार। आज हम इसके पहले ई और ई का भ्रम पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ शब्द ऐसे हैं दिए जा रहे हैं जिनमें अनावश्यक रूप से ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कि आज के समय में कुछ शब्द ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं कि लोग उसमें अनावश्यक रूप से बिना मतलब की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे अशुद्ध शब्द है अहिल्या और शुद्ध क्या है अहल्या। छिपकली, छिपकली क्या है अशुद्ध है, छिपकली शुद्ध है। फिजूल अशुद्ध है और फजूल शुद्ध है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी अशुद्ध है और प्रदर्शनी शुद्ध है। इसी प्रकार द्वारिका अशुद्ध है और द्वारका शुद्ध है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका दिन प्रतिदिन गलत उपयोग होता जा रहा है और ये बोलचाल की भाषा, लिखावट की भाषा में अशुद्धियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। तो आज हम ऊ का भ्रम, यानी कि कहीं कहीं ऊ और ऊ का भ्रम देखा जाता है। जैसे स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य में सबसे पहले सा और सा में ऊ का भ्रम आया। सा में सबसे पहले ऊ आया, यानी कि स्वास्थ्य से पहले सुवास्थ्य है ना। उसी प्रकार स्वागत, तो सा के पहले ऊ का भ्रम, सा से पहले ऊ यानी कि स्वागत, इसका उच्चारण करेंगे। फिर स्वप्न, स्वप्न में भी तो, और इस भ्रम का एक कारण तो यह है कि यण स्वर संधि के कारण, यानी कि सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि इसी तरह स्वस्थ, स्वचलित, स्वाध्याय, स्वाभाविक, स्वार्थ, स्वांग, इन शब्दों का उच्चारण करने पर एक सबसे बड़ा भ्रम जो उत्पन्न होता है वो ये है कि यण स्वर संधि के कारण ऊ का वा में रूपांतरण हो जाता है। ऊ का वा में रूपांतरण हो जाता है। जैसे सु धन अल्प स्वल्प, स्वा में ऊ की मात्रा मिली और फिर उधर अल्प, तो जो छोटा ऊ की मात्रा वाला शब्द है वो वा में परिवर्तित हो जाता है। परंतु सभी शब्दों में ऐसा नहीं होता है। जैसे स्वधन अर्थ बराबर स्वार्थ, है ना, स्वधन अर्थ बराबर स्वार्थ। तो यहाँ पर इन चीज़ों को, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप सभी को कि उपयुक्त शब्दों में मुख्य रूप से एक बात ही सामने आती है कि प्रायः स्व से शुरू होने वाले शब्दों में ही ऊ की मात्रा का भ्रम होता है। यानी कि स्वा से शुरू होने वाले शब्दों में ही ऊ की मात्रा का भ्रम होता है। ध्यान रहे, यदि उच्चारण एकदम हल्का यानी झटके से हो तो उसमें अ, इ, उ या ऊ की मात्रा नहीं आएगी। उसी प्रकार अब अगला पॉइंट है कि छ और छ। हम जानते हैं कि छा जो है, छा मीन्स छाता, छा एक स्वतंत्र व्यंजन वर्ण है, जबकि चिच और छ एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है। चिच के उच्चारण में आ का आभास नहीं होता है, चिच, है ना, कच्छ। लेकिन जब छा का उच्चारण करेंगे तो उससे पहले आ का आभास होता है, क्योंकि छा की उत्पत्ति आ की सहभागिता से होती है, उनके साथ ही होती है। तो हम देखते हैं कि क और स, यानी कि क और श दोनों अस्वर व्यंजन हैं। दोनों क्या हैं? अस्वर व्यंजन हैं। और ये दोनों अस्वर व्यंजन, यद्यपि दोनों में क और श स्वर नहीं है, तथापि उच्चारण करने में यदि आ की उपस्थिति का आभास होता है, आ की उपस्थिति का आभास होता है, जिसमें छ और छ में अ की उपस्थिति है परंतु छा की तरह पूर्व में नहीं, तो छा का उच्चारण अकच की तरह होता है और मूर्धा की भूमिका बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर छा जो है ये जीभ मूर्ध तालु के सबसे अग्रभाग को छूती है।
तो का के तरीके से नहीं रहें। दूसरी बात यह है कि छा के उच्चारण में संगम नहीं होता है। संगम मतलब मेल नहीं होता है, मिले हुए नहीं होते, परंतु चच के उच्चारण में पूर्व हल्का सा ठहराव देखा जाता है। छ। इन शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दें। कुछ एक साथ उदाहरण, जैसे तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि छ का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों संस्कृत के शब्दों में होता है, जबकि छ देशज में। अब तत्सम शब्द कौन से, जैसे क्षेत्र, शिक्षा, प्रतीक्षा, निरीक्षक, समीक्षा, शिक्षक, नक्षत्र, अधीक्षक, लक्ष्य, साक्षी, अक्षय। उसी प्रकार के देशज जैसे छाता, छाती, छत, छलिया, छिटकना, छटपटाना, छप्पर, छुरी आदि ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। फिर है अणा और ना का प्रयोग। सावधानी पूर्वक उच्चारण नहीं करने के कारण इन दोनों वर्णों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। काय की स्थिति पैदा होती है, और इस स्थिति को पैदा करने वाले हमारे प्रारंभिक शिक्षक हैं, जो आधारिक शिक्षक होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के शिक्षक होते हैं। वे शिक्षक बच्चों को उचित तौर पर यानी कि सही तरीके से नहीं उच्चारण करवाते, सही तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। इस वजह से ये भविष्य में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। वे अणा को, ण को, बड़ी न को य तथा मूर्धन्य ना और न को न कहकर छात्र छात्राओं को भ्रमित कर देते हैं। अब क्योंकि ये दोनों नासिक के व्यंजन हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से। क्योंकि अणा के उच्चारण में वायु मूर्धा को छूती है। मूर्धा यानी कि तालु का सबसे बाहरी भाग, सबसे आगे का भाग, और वो हवा टकराती हुई नाक से निकल जाती है। जबकि ना के उच्चारण में वायु दांत को छूती हुई नाक से निकल जाती है। कहाँ से छूती हुई, दांत को छूती हुई नाक से निकल जाती है। तो ध्यान रखना है कि सामान्यतः री, रा, सा के बाद अणा का प्रयोग होता है, परंतु मध्य में कोई स्वर वर्ण का वर्गीय, पा वर्गीय व्यंजन अथवा या वा रा या वा हा रहे तो ना का प्रयोग होगा। अब जैसे अणा के प्रयोग वाले, जैसे शरण, मरण, हरण, है ना। अणा के प्रयोग शरण, मरण, हरण, पण, रण, प्रसारण, आभूषण, दर्पण, रामायण आदि शब्द ना के प्रयोग वाले शब्द हैं। जैसे कहना, कहना, करना, चाहना, सामान, उत्पादन, प्राचीन, कातैन आदि। तो अणा के संयोग अब ये जैसे शब्द पाए गए। तो इनमें याद रखने योग्य बात है कि उक्त शब्दों में अनुस्वार लगाकर भी लिखा जा सकता है, यानी कि जो ना वाले शब्द हैं उन पर अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे घंटा, डंडा, भंडा, यानी कि उनके पहले में घंटा लिखना है तो घा पर अंक की बिंदी लगा देंगे और उसे लिख दिया जाएगा। तो ना जो संयोग वाले वर्ण हैं, हाँ, तो फिर अणा का संयोग को टावर्गीय व्यंजनों के साथ और ना को तावर्गीय। तो अणा में क्या है, खंडा, झंडा, अंडज, खंडित। ना के प्रयोग जंतर, मंतर, इनमें अनुस्वार का प्रयोग करके लिखा जा सकता है। फिर बा और वा का भ्रम। अब बा और वा के प्रयोग में सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत में बा का प्रयोग ना के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ना के बराबर। और जबकि इसके विपरीत हिंदी में इसका बा का अधिक प्रयोग होता है। अब जैसे देखें, बा में बंधु है, ब्रह्मा है, बकुल है, बक है, ब्राह्मण है, आबद्ध है, आबंध है, पदबंध है, बुद्ध है, बर्बर है, बाधा, बलि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो इनमें क्या है कि इनमें भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इनका उच्चारण करते समय सभी छात्रों को, सभी पढ़ने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बा का उच्चारण कहीं हम वा तो नहीं कह रहे हैं, वा को कहीं हम बा तो नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जब इन कमियों को हम सुधार लेंगे तो भविष्य में आने वाली समस्याएं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, अपनी भाषा को प्रबल बनाने में कमियां नहीं छोड़ेंगी, वो उसको प्रबल बनाएंगी, उसको मजबूत बनाएंगी। तो ये ध्यान रखना है। अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और बिंदु हैं, उन पर आगे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।